नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हम आपको टॉप सीक्रेट पर अयोध्या के राम मंदिर मामले से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर बड़ा खुलासा यहां पर दिखा रही खबर हमने ब्रेक की है। इसके सारे किरदार आपके सामने रखे हैं और आज फिर एक बहुत बड़ी स्टोरी ब्रेक कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये स्टोरी है राम मंदिर की एसआईटी से जुड़ी हुई। आप कल्पना कर सकते हैं ये जो राम मंदिर की एसआईटी के मुखिया हैं विजय विश्वास पंत, जो लखनऊ के कमिश्नर हैं, क्या इनके पास एसआईटी के तहत राम मंदिर की जांच करने का नैतिक अधिकार है क्या? विजय विश्वास पंत के ऊपर क्या मामला चल रहा है? आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। तो ये बात तो बतानी चाहिए थी। जब इस एसआईटी का कमिश्नर बनाया गया, एसआईटी का मुखिया बनाया गया था विजय विश्वास पंत को, तो उन्हें खुद चाहिए था कि बता दें कि देखिए मेरे ऊपर खुद एक बहुत ही गंभीर मामला चल रहा है और खुद मैं दबा हुआ हूं, यूपी की पुलिस खुद मेरी जांच कर रही है और मैं एसआईटी में जब जांच करूंगा तो कैसे भरोसा कि मैं निष्पक्ष रिपोर्ट दूंगा जब मैं खुद जांच के घेरे में हूं। ये शासन, ये प्रशासन, ये खुद मेरी गंभीर मामले में जांच कर रहा है, तो मैं कौन सी न्यूट्रल रिपोर्ट दूंगा? मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं। ये बात सामने रखनी चाहिए थी। ये राम मंदिर का मामला हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं आपके सामने। हम आज आपको बताएंगे कि राम मंदिर की एसआईटी के मुखिया विजय विश्वास पंत के ऊपर कौन सा गंभीर मामला चल रहा है और क्या ऐसे अधिकारी को राम मंदिर की एसआईटी की जांच का मुखिया बनाया जा सकता है? यह बहुत बड़ा नैतिक सवाल है और इस सवाल के बारे में सोचिएगा, पूरी कहानी सुनिए अब। और उसके पहले मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं विजय विश्वास पंत के बारे में। जब हम देखते हैं तो हमको एक दृश्य याद आता है महाकुंभ का। महाकुंभ 2025 जगह प्रयागराज। विजय विश्वास पंत उसमें प्रयागराज के कमिश्नर हुआ करते थे, फिलहाल लखनऊ के हैं। उस समय इनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। भगदड़ के ठीक पहले जो सोवत है वो खोवत है, जल्दी जल्दी चलिए स्नान कीजिए, और ये भगदड़ की आशंका या भगदड़ की भविष्यवाणी कर रहे थे। ये वहां के इंचार्ज थे। इतनी भीषण भगदड़ हुई थी। उस दृश्य को देखिए, उससे भी आपको याद आएगा और आपके दिमाग में ये सवाल कौन देंगे कि विजय विश्वास पंत को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले क्या पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं सोचा गया? देखिए इस तस्वीर को। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए। और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना जब सबसे पहले आ गए हैं। ये पूरी तस्वीर आपने देख ली। ये वही तस्वीर है। मैं फिर से इसको यहां पर ले आया हूं स्क्रीन पे ताकि आपको याद आ जाए विजय विश्वास पंत कौन है। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है वो एफआईआर। ये 420 की एफआईआर है। अब मैं क्लियर कर रहा हूं। 420 धारा आईपीसी की, 420 और 465। 420 धारा बच्चा बच्चा समझता है, 465 में मैं आपको बता दूंगा दोनों ही फोर्जरी जुड़ा हुआ मामला है। ये इन्वेस्टिगेशन, ये जांच की तलवार राम मंदिर एसआईटी के मुखिया के खिलाफ पेंडिंग है अभी भी टिल डेट। ये बात बताई किसी ने? नहीं बताई। अब आप सोचिए, राम मंदिर मामले की विजय विश्वास पंत कौन सी जांच करेंगे जो खुद जांच के घेरे में हैं, वो भी 420 और 465। अब आपको मैं समझा देता हूं मामला क्या हुआ था। आप यहां से देखना शुरू कीजिए। यहां पर जो शिकायतकर्ता है उसका नाम है शिव कुमार, ये शिकायतकर्ता का नाम है। और मैं आपको अब बताता हूं इसके बाद ये थाना कौन सा है। मेरठ में परीक्षित गढ़ का थाना है, मेरठ में, जहां का ये मैटर है। एफआईआर नंबर है 009292। एफआईआर की डेट क्या है? 2019, ईयर क्या है? 2019 का मामला है। अब मैं आपको सेक्शन दिखा रहा हूं, देखिए 420 और 465 दो सेक्शन है। अभी आपको बताऊंगा इन सेक्शन के मायने क्या हैं। और फिर से ध्यान दिला रहा हूं, ये एफआईआर विजय विश्वास पंत के विरुद्ध है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और ये राम मंदिर की एसआईटी में वहां पर जो
दान की, चढ़ावे की चोरी हुई है, गबन हुआ है, फ्रॉड हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, आस्था से खिलवाड़ हुआ है, ये उसकी जांच एसआईटी के मुखिया हैं। अब आप समझिए इस प्रदेश में क्या हो रहा है। अब इसके बाद देखिए अगली कहानी। मैं आप इसमें आरोपियों की संख्या है 1 2 3 4 5 ये हो गए, और ये 14वां नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा। वीवी पंत, विजय विश्वास पंत प्रबंध निदेशक थे ये, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये बिजली महकमे में प्रबंध निदेशक थे उस समय। मैं आपको इनका पूरा पद बता देता हूं जिस पद पर ये थे, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। ये हमने इनकी जो अपॉइंटमेंट एंड पर्सनल नियुक्ति की जो वेबसाइट है उससे हमने विजय विश्वास पंत हैं ये, इनका पूरा पोस्टिंग का डिटेल निकाला है। और पोस्टिंग के डिटेल में मैं आपको दिखाता हूं कि ये बात है वेस्टर्न इलेक्ट्रिक एमडी प्रबंध निदेशक, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन, और ये मेरठ, और ये टेन्योर है 2013 से 2015। ये देखिएगा 2013 से 2015 मेरठ, और एमडी वेस्टर्न इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन इसके प्रबंध निदेशक थे। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के ये एमडी थे उस समय की बात है ये, विजय विश्वास पंत। साल मैंने बता दिया आपको 2019 में जब ये एफआईआर होती है। अब मैं आपको बता देता हूं कि एफआईआर में क्या था और आरोप कितना संगीन है। हमने बात की जिन्होंने एफआईआर कराई, उनका नाम है शिव कुमार। शिव कुमार के बारे में आपको परिचय दे दूं, वो हैं कौन? शिव कुमार देखिए, एक दुर्गा इलेक्ट्रिकल ये उनकी फर्म का नाम है और जनपद मेरठ में है। इन्होंने इस एफआईआर में लिखा हुआ है कि इन्होंने 3 ये गांव हैं मेरठ के, छुर, कालंदी और मुल्हेड़ा, यहां पर इनको काम मिला था विद्युतीकरण करने का, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का। अब ये हमने इनका इंटरव्यू किया, इन्होंने हमको बताया कि इन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, और काम पूरा करने के बाद जब पेमेंट की बारी आई तो इनके काम को अधूरा दिखा दिया अधिकारियों ने। अधूरा कैसे दिखा दिया? फ्लूट लगा के, जहां काम पूरा हो गया था उसको फ्लूट लगा के मिटा दिया। और क्यों? क्योंकि कमीशन चाहिए था, रिश्वत चाहिए थी, इनका आरोप है। यानी कि काम, बिजली का काम, बिजली बिछाने का काम पूरा कर, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा कर चुके थे जिन गांवों की बात है। इसके बाद भी इनका आरोप है कि अधिकारियों ने कहा कि नहीं पहले कमीशन दीजिए। इनका आरोप है कि कमीशन इतना ज्यादा था कि ये देने में सक्षम नहीं थे, और जब कमीशन नहीं दिया तो इनके पूरे किए हुए काम को फ्लूट लगा के उसका अधूरा दिखा दिया। सुनिएगा इंटरव्यू का पहला हिस्सा शिव कुमार के। आप जब विद्युतीकरण कर रहे थे तो मामला क्या हुआ, संक्षिप्त में बताइएगा, और विजय विश्वास पंत का नाम कैसे आ गया, उनका रोल कैसे आ गया इसमें? मैंने 2007 में अंबेडकर ग्राम विकास अंबेडकर योजना के तहत 2 अनुबंध के तहत कार्य लिए थे। कार्य लेने में जो कार्य किए गए, सुपरविजन में कार्य हुए, कार्य संपन्न हुए, उसकी कार्यपूर्ण रिपोर्ट चली गई। इन लोगों ने कमीशन खोरी, इनके अधीनस्थ अधिकारियों ने कमीशन खोरी करने के लिए, मेरे पूर्ण हुए कार्य को बिल पास ना करने के लिए, कमीशन मांगने के लिए, मतलब पास करने की एवज में कमीशन मांगने के लिए, जब नहीं मिला तो इन्होंने फ्लूट लगा करके उसमें हेराफेरी करके वो कार्य शॉर्ट दिखा दिए, कार्य मतलब अपूर्ण दिखा दिए। मतलब जो आपने काम पूरा कर लिया था, इन लोगों ने फ्लूट लगा करके दिखा दिया कि काम अधूरा है, और क्योंकि कमीशन चाहिए था, कमीशन चाहिए था सर। अब उसके फ्लूट लगाने पे मैंने सूचना अधिकार में सूचना मांगी, तो मुझे लखनऊ से सूचना देने पे दंड लगा कर केस बंद कर दिया। फिर मैं आयोग के खिलाफ हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने वहां से जब आदेश दिए कि 1 महीने में सूचना दिलाई जाए, जब मुझे सूचना मिली 2015 में 2015 में आपको सूचना मिलती है, और उसके बाद फिर आप कानूनी लड़ाई लड़ते हैं और 2019 में जाके केस दर्ज होता है। मुझे बस ये बता दीजिए कि विजय विश्वास पंत ये जो अभी लखनऊ के कमिश्नर हैं और राम मंदिर की एसआईटी को हेड कर रहे हैं, इनका क्या किरदार था आपकी इस एफआईआर में? क्योंकि इनका नाम भी है, आखिरी नाम इन्हीं का है इसमें, जो टोटल शायद 14 नाम है ना, 14 नाम है सर, उसमें 14वां नाम विजय विश्वास पंत का है। जब मैंने यहाँ प्रबंध निदेशक महोदय के सामने मैंने ये प्रकरण उठाया कि सर इन्होंने कार्यपूर्ण, जब मुझे सूचना मिल गई, इन्होंने कार्यपूर्ण पूरा हो चुका था, इन्होंने फ्लूट लगा करके हेराफेरी करके मेरे खिलाफ एफआईआर लिखाई है, सामग्री शॉर्ट दिखा करके। सर इसमें ये प्रकरण है, तो इन्होंने जांच कराई, जांच में ये प्रकरण सामने आ गया, तो इन्होंने एफआईआर नहीं कराई।
इन्होंने उनको बचाने के लिए इस प्रकरण को दबा लिया गया और कोई भी कार्रवाई नहीं की। इनके ही पीरियड में जांच हुई है। मतलब विजय विश्वास पंत ने जो इस मामले के आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश की और जांच इनके पीरियड में हुई है, जांच इनके पीरियड में हुई है जिसमें इन्होंने बचाने की कोशिश की। सर अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कितना गंभीर आरोप है। अब इसमें हमने ये भी पूछ लिया कि विजय विश्वास पंत का किरदार क्या है। इन्होंने बता दिया कि उस समय विजय विश्वास पंत वहां पर इंचार्ज थे, प्रबंध निदेशक थे, एमडी थे और इनके ही ये जो पूरी जांच का जिम्मा है वो इन्होंने संभाला था। जांच हुई थी, उस समय जब जांच हो रही थी तो ये इनका टेन्योर था और इन्होंने बचाया ऐसे अधिकारियों को, उनको बचाया, एक्शन नहीं होने दिया। और जबकि ये मामला कमीशन खोरी का था, ये मामला रिकॉर्डों में हेरफेर का था। और मैंने आपको बताया विजय विश्वास पंत के खिलाफ जो एफआईआर हुई है ये पढ़ लीजिए, 420 और 465 ये धाराएं हैं। मैं अब आपको इन धाराओं का मतलब भी समझा देता हूं। पूरी रिसर्च करके हम इस खबर को सामने लाए हैं क्योंकि ये मामला कहां का है, राम मंदिर का मामला। ये देखिए 465 पनिशमेंट फॉर फोर्जरी, फोर्जरी है। whoever commits forgery shall be punished with imprisonment either discretion for a term which may extend to 2 years और फाइन। इसमें 2 साल की सजा है 465 में। और दूसरा आते हैं 420, इस धारा से आमतौर पर लोग वाकिफ हैं। इसमें चीटिंग और डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और इसमें लिखा है कि 7 साल की सजा है, बीच में एक्सटेंड अप टू 7 years। ये 7 साल की सजा का मामला है जो विजय विश्वास पंत के विरुद्ध है। एफआईआर दर्ज है, जांच चल रही है। अब मैंने आपको बताया एफआईआर कब दर्ज हुई थी। एफआईआर दर्ज हुई 2019 में। अब आपके जहन में होगा कि ये चल रहा है 2026, तो तब से अब तक हुआ क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल। देखिए 2019 की एफआईआर है। हुआ ये कि जिसकी आशंका थी कि पुलिस ने एफआईआर लगा दी, कहा कि नहीं कोई आरोप नहीं लगा, कोई आरोप नहीं मिला। अब मैंने आपको पहले ही बताया है किस तरह की लड़ाई लड़ी शिव कुमार ने। शिव कुमार को सूचनाएं नहीं दी जा रही थी, ये सूचना आयोग तक गए, ये हाई कोर्ट तक गए, वहां से इंफॉर्मेशन लेकर के आए, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुई। लेकिन जब पुलिस को कार्रवाई करने की बात आई तो इनका कहना है कि पुलिस ने इनसे कहा कि हम आईएएस के खिलाफ चार्जशीट कैसे दाखिल कर सकते हैं। आईएएस यानी कि विजय विश्वास पंत, यानी कि जो खुद राम मंदिर एसआईटी को जो हेड कर रहे हैं उनके खिलाफ 420 की एफआईआर, 465 की एफआईआर। आरोप क्या, नीचे वाले कमीशन खोरी मांग रहे थे और जब नहीं मिला दस्तावेजों में हेरफेर कर दी और पूरे हुए काम को अधूरा दिखा दिया। दूसरा जो हमने सवाल पूछा, पुलिस ने क्या किया, अब ये शिव कुमार की जुबानी सुनिए कि पुलिस ने किया क्या। एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस ने क्या किया, पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या किया, पुलिस ने चार्जशीट लगाई या एफआईआर लगा दी, क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने प्रारंभिक तौर पे जब विवेचना हुई तो विवेचना में नरेंद्र कुमार कसाना करके एक एसआई रहे हैं, उन्होंने विवेचना की। उन्होंने कहा कि आईएएस के खिलाफ हम चार्जशीट नहीं लगा पाएंगे, अपराध बेशक बन रहा हो, हम चार्जशीट नहीं लगाएंगे। आईएएस इस पूरे में ये 14वें नंबर पर विजय विश्वास पंत, उन्हीं की बात कर रहे हैं आप। उन्होंने ये कहा था कि यदि एक व्यक्ति के खिलाफ भी हम चार्जशीट लगा देंगे तो आप कोर्ट से 319 सीआरपीसी के तहत तलब करा लेंगे तो आईएएस इसमें फंस जाएगा। इसलिए हमें इंस्ट्रक्शन है कि हम इसमें चार्जशीट नहीं। अब जब पुलिस ने नहीं सुनी, पुलिस ने जब एफआईआर लगा दी तो क्या किया शिव कुमार ने, जो शिकायत करता है, वो कोर्ट गए। और मैं आपको दिखा रहा हूं सीजीएम कोर्ट में जब वो गए तो सीजीएम कोर्ट से उनको जो ऑर्डर मिला, आपको ये तो एफआईआर हो गई, एफआईआर के बाद आता है ये देखिए, ये है ये न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ सीजीएम कोर्ट, ये 2020 परिवाद संख्या। यहां पर ये गए शिव कुमार और यहां पर जो आदेश आए वो पढ़ लीजिए। आदेश में लिखा है कि पत्रावली के परिशीलन से प्रकट होता है मुकदमा संख्या 92 सन 2019 धारा 420 465 जो मैं आपको बता चुका हूं। इसमें अंतिम आख्या यानी फाइनल रिपोर्ट पुलिस ने लगा दी, लेकिन इसमें विवेचना क्लीन हैंड से होना नहीं कहा गया है, इंपॉर्टेंट बात है। फिर अनेक बिंदु विवेचना दूषित होने के आधार पर है और यह तथ्य दर्शित करता है कि विवेचना अधिकारी द्वारा की गई विवेचना दोषपूर्ण है, गलत विवेचना की गई है, जिसमें कि
राम मंदिर एसआईटी के मुखिया का नाम है, उस एफआईआर की कहानी है ये। ऐसे में न्यायालय का मत है कि विवेचना और अंतिम आख्या संतोषजनक नहीं है। ऐसे में अंतिम आख्या स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है, अतएव ये इसको निरस्त करते हैं हम और अग्रिम विवेचना की जाए। ये आदेश कब का है मैं दिखा दूं, 16/2/2021 का आदेश है ये। 2021 में विनय प्रकाश सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मेरठ। अब 2021 से लेकर आज तक क्या हुआ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि तब से लेकर के अब तक क्या हुआ, लेकिन उसके पहले आप सुन लीजिए कि कोर्ट में जब गए शिव कुमार तो वहां पर क्या हुआ उनकी जुबानी, और विजय विश्वास पंत का नाम क्यों आ रहा है, विजय विश्वास पंत के टेन्योर में हुआ क्या था। अब तीसरी बाइट सुनिए शिव कुमार की इंटरव्यू का तीसरा हिस्सा। कोर्ट में गया, किस कोर्ट में गया? सीजेएम कोर्ट में गया सर। वहां क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा? सीजेएम कोर्ट में हमने प्रोटेस्ट डाल करके हमने सारे एविडेंस दिखाए कि पुलिस ने सारे रिकॉर्ड में जो एक्चुअल रिकॉर्ड है उनको कोई परखा ही नहीं है, न जांचा है, और बल्कि हमें ये दिखा दिया कि साक्ष्य के अभाव में एफआईआर लगाई जाती है। तो सीजेएम ने एफआईआर खारिज किया, एफआईआर खारिज किया और फिर से इन्वेस्टिगेशन दे दिया करने को, इन्वेस्टिगेशन के लिए आदेश किया। अब हम आपको एकदम इस कहानी के आखिरी पड़ाव की ओर जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एसआईटी की रिपोर्ट दिखा रहा हूं, जो प्रारंभिक रिपोर्ट में परम गोपनीय लिखा हुआ है, 23 जून 2026 की ये रिपोर्ट है। ये अपर मुख्य सचिव गृह यानी कि संजय प्रसाद को प्रस्तुत की गई थी। इस रिपोर्ट के आप आखिर में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है साफ साफ इस रिपोर्ट के आखिर में, विजय विश्वास पंत आयुक्त अध्यक्ष एसआईटी। विजय विश्वास पंत अध्यक्ष हैं, किरण एस सदस्य हैं, नील रतन सदस्य हैं। विजय विश्वास पंत इस एसआईटी के अध्यक्ष में एक ही चीज सामने लेकर के आए होता कि कोई चीज डाउट ना रह जाए। अब ये जांच कर रहे हैं, ये एफआईआर हो गई, ये मैं आपको दिखा चुका हूं। इसके बाद ये कोर्ट का ऑर्डर हो गया, ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। ये सिविल लिस्ट है, उस समय किस पोस्ट पर तैनात थे विजय विश्वास पंत मेरठ में, मैं आपको ये भी दिखा चुका हूं किस तरह की सजा का प्रावधान है। अब सवाल ये है, ये सब सामने रखने के बाद मुद्दा ये है कि जो मैंने सेक्शन की बात कही 420 और 465, इसके मायने एक बार समझिएगा। ये देखिए, ये है 465 पनिशमेंट फॉर फोर्जरी, और ये है दूसरा जो है 420। मतलब 420 और 465 की धाराएं लगी हैं विजय विश्वास पंत के खिलाफ। हमने पूछा शिव कुमार से इनके मायने क्या हैं, अब जरा सुनिएगा उनकी इंटरव्यू का चौथा हिस्सा। किन किन सेक्शंस में एफआईआर है, उसका मतलब क्या है? विजय विश्वास पंत के खिलाफ एफआईआर किन सेक्शन में और उसके मायने क्या है, जरा ये समझा दीजिए। इनका काम प्रबंध निदेशक का है, यानी कि पूरे पश्चिमांचल में प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं इनको देखनी है। यदि इनके पास इस तरह के आपराधिक घटना का प्रकरण आया तो इनका ये दायित्व था कि तत्काल एफआईआर करा करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। इनके खिलाफ जो एफआईआर आपने दर्ज कराई है, इसमें 14वें नंबर पे नाम है, क्या क्या धाराएं लगी हैं आपकी एफआईआर में? धाराएं बताइए जरा, समझाइए। क्या लगी है? 420, 465। क्या मतलब हुआ इन धाराओं का, समझा दीजिए। धोखाधड़ी और हेराफेरी करके धोखाधड़ी करना। अच्छा, मैं गंभीर धाराएं हैं। जी सर। तो ये है पूरी कहानी। आप कहानी का सार समझिए। विजय विश्वास पंत जिनके खिलाफ खुद इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है 420 और 465 में, अभी तक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग। मैंने ये मामला इसमें मेरठ के सीओ क्राइम के पास से हमने उनको फ़ोन किया, उनसे हमने जानना चाहा, अभी नहीं, वहाँ अभी पोस्टिंग नहीं हुई है उनकी। उन्होंने बताया कि हाँ उनकी जानकारी में है, ये भी कहा कि वो नए आए हैं, वो इसकी जांच करेंगे। ये उन्होंने माना कि हाँ ये मामला उनकी जानकारी में है और ये जांच चल रही है। हमने विजय विश्वास पंत को भी, उनका भी पक्ष जाना है और यही पूछा है कि पंत साहब कौन सी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, कौन सा नैतिक आपकी नैतिकता का कौन सा संबल है, आप इस पोस्ट पर कैसे हैं? एसआईटी के चीफ खुद मना कर देना चाहिए, क्योंकि आपको सरकार के रहमो करम पर खुद ही हैं। अभी पुलिस इसमें चार्जशीट कर दे तो क्या होगा? हालांकि पुलिस एफआईआर लगाने की कोशिश कर रही है, मगर कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। जो अधिकारी 420 और 465 जैसी फोर्जरी, फ्रॉड, धोखाधड़ी, इनसे जुड़ी हुई धाराओं का आरोपी है, विवेचना चल रही है, वो राम मंदिर में हुए गबन और जिसे डकैती कहा नृपेंद्र मिश्रा ने, हालांकि खुद नृपेंद्र मिश्रा के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, तमाम सारी जो
ये भी कहा जा रहा है इम्बिजलमेंट, गबन, और ये भी कहा जा रहा है ऑर्गेनाइज रैकेट चल रहा था, फ्रॉड, फोर्जरी सब तो वहां पर हो रखा है। ये उसकी जांच कर रहे हैं जो खुद जांच के घेरे में हैं। हमने इनको भी ईमेल किया, बताया आपको, इनका रिप्लाई नहीं आया। जब भी आएगा हम उसको भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन हमारा सवाल ये है कि क्या ये एसआईटी, किसी भी कोने से आपको लगता है कि इस एसआईटी को अपना काम करना चाहिए? इस एसआईटी को, जिसके मुखिया विजय विश्वास पंत हैं, या इसको भंग करना चाहिए? क्योंकि इसकी सैंक्टिटी प्रभावित हो गई है। विजय विश्वास पंत कैसे निष्पक्ष जांच करेंगे? जो व्यक्ति खुद 420 और 465 की जांच के घेरे में है, वो क्या निष्पक्ष जांच करेंगे? कायदे से विजय विश्वास पंत को खुद हट जाना चाहिए और सरकार को इस एसआईटी को भंग करके एक नई एसआईटी बनानी चाहिए, या कोई भी ऐसी एजेंसी लाएं जो कम से कम प्रथम दृष्टिया ये स्थापित तो कर सके कि निष्पक्ष जांच वो कर सकती है। विजय विश्वास पंत, इस बात को छुपा के रखा गया। राम मंदिर एसआईटी का मुखिया बनने से पहले खुद इनको प्रेस नोट जारी करके कहना चाहिए था कि मेरे खिलाफ इतने गंभीर मामले में जांच चल रही है, 420, 465, ये बताना चाहिए था। इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये भरोसे का मामला है। करोड़ों राम भक्तों का उनका विश्वास टूटा है, उनका भरोसा चकनाचूर हुआ है, और जब इस तरह की बातें सामने आएंगी तो उस भरोसे का हश्र क्या होगा आप सहज ही समझ सकते हैं। आप लगातार टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमने ये स्टोरी ब्रेक की है, सारे किरदार सामने रखे हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू आपके सामने रखा है। एसआईटी का हाल क्या है, और मकसद सिर्फ इतना है कि सत्य सामने आए, प्रभु श्री राम की मर्यादा की स्थापना हो।